राइट नाउ आपका ब्रेन स्लोली डैमेज हो रहा है। आप ऐसे हैबिट लूप में हो जिसकी वजह से आप अपने इंटेलिजेंस को खोते जा रहे हो। चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। सोचो रात के 12 बज रहे हैं। सबसे पहले आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो। आपको दिखता है एक फनी मीम, एक ट्रेंडिंग सॉन्ग, एक डांस वीडियो, एक मूवी का छोटा सा सीन, किसी एक्टर का इंटरव्यू, एक और फेस, एक और फनी जोक। फिर आप रुकते हो, घड़ी में देखते हो 1 बज रहे हैं। अब आप अपने फ़ोन को बंद कर देते हो और सोचते हो वो पहली वीडियो कौन सी थी जो मैंने पहले देखी थी। एक ब्लरिंग इमेज, लेकिन आपको याद नहीं। पर ऐसा क्यों होता है? ये होता है जब आप बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम कर लेते हो तो आपका ब्रेन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाता और स्लो हो जाता है। इसी वजह से 15% लोग ही हैं जो इस वीडियो को एंड तक देख पाएंगे। सोचो 80 से 90% लोगों का आज अटेंशन एक फ्रूट फ्लाई की तरह है। इसी को ब्रेन रॉट कहते हैं। अगले कुछ टाइम मेरे साथ रहो, आपको दिखाता हूँ कैसे ये प्रॉब्लम आपके ब्रेन को रिवायर कर रही है। आपका अटेंशन और फोकस छोटा कर रहा है, आपको स्लोली स्टूपिड बना रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट, इसका क्योर क्या है? स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा आप अपना अटेंशन स्कोर चेक कर लें। आप यहाँ पॉज कर सकते हैं। 4 या 4 से कम स्कोर वाले इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं और बाकी अपने ब्रेन रोट की समस्या को दूर करने के लिए इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं समझता हूँ आपका दिमाग, मेरा दिमाग, दरअसल हम सबका दिमाग इस वक्त ज़बरदस्त रिवायरिंग से गुजर रहा है। ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा पैटर्न हमने पहले कभी नहीं देखा। ये वही पैटर्न है जो आज हर सोशल प्लेटफॉर्म पर साफ दिखाई दे रहा है। वो बेचैनी, बार बार फ़ोन चेक करने की, हर जगह एक जगह टिक कर न बैठ पाने की हालत। कुछ लोग इसे लत कहते हैं और अब मैं इस बात को कबूल करता हूँ कि मैं ये वीडियो इसी वजह से बना रहा हूँ। क्योंकि सच कहूँ तो हाल के दिनों में मैं खुद भी ये सब महसूस कर रहा हूँ। वही बेचैनी, वही दिमाग का शॉर्ट सर्किट। किताबें पढ़ पाना मुश्किल होता जा रहा है। पूरी फिल्म या टीवी शो लगातार देख पाना भी मुश्किल लगने लगा है। यहाँ तक कि शांति से बैठकर सोच पाना भी। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं ये क्षमता ही न खो दूँ। लेकिन मैं सोशल मीडिया छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोगों से मिलना, क्रिएटिविटी और करियर को ग्रोथ मिलती है। तो मैंने सोचा इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है इस पूरे फिनोमेनन को समझने का, इसका इतिहास, इसका भविष्य और ये सब आखिर हो क्यों रहा। और जो भी मैंने सीखा वो सब मैं आप लोगों के साथ साझा करूँ। जो लोग अभी तक यहाँ रुके हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले 10 मिनट तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाऊंगा कि आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, ये क्यों हो रहा है और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये नहीं समझ पाए कि हमारा ये छोटा सा प्राचीन हार्डवेयर आधुनिक ओवरलोड पर कैसे प्रतिक्रिया देता है, तो हम वही क्षमताएं खोने का जोखिम उठाते हैं जो फोकस और क्रिएटिविटी को जन्म देती है और जो हमें इंसान बनाती है। डिजिटल दुनिया में प्राचीन दिमाग। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल इसी पल आपका दिमाग लगातार रिवायर हो रहा है, चाहे आपको इसका एहसास हो या ना हो। इसे समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि हमारा दिमाग शुरुआत में कैसे विकसित हुआ, जानकारी को प्रोसेस करने के लिए। इसके लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। अब आपको मिलवाता हूँ असली ओजी से, ह्यूमन हंटर गैदरर। उसका दिमाग जो मूल रूप से हमारे दिमाग जैसा ही था, लाखों सालों में एक बहुत ही खास काम के लिए विकसित हुआ। और वो काम था, वो ज़रूरी है उस पर ध्यान दो, और जो नहीं उस पर नज़रअंदाज करना। जैसे ही उसे कोई शिकार दिखता या झाड़ियों में फल बेरी नज़र आती, यानी खाना, उसके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता, जो केमिकल दिमाग से कहता है ये ज़रूरी है, इस पर ध्यान दो। अब ज़रा 2026 में आ गए। हमारे पास आज भी वही बेसिक ब्रेन आर्किटेक्चर है, लेकिन अब शिकार कभी कभार नहीं आते। अब हमारा दिमाग लगातार इन्हीं रिवार्ड केमिकल से बढ़ता जा रहा है।
खाने या खतरे से बचने के लिए नहीं, बल्कि हर नोटिफिकेशन के लिए, हर लाइक के लिए, एक छोटे से स्क्रॉल के लिए। हर बार वही प्राचीन सर्किट ट्रिगर होता है और सच्चाई यह है, हमारा दिमाग ये फर्क नहीं कर पाता कि सामने कोई जान बचाने वाला संकेत है या सिर्फ मज़ेदार बिल्ली का वीडियो। दोनों ही नोवेल्टी का एहसास देते हैं, दोनों डोपामिन रिलीज कराते हैं। नतीजा, इनाम खोजने का एक रिलेंटलेस साइकिल, अंतहीन चक्र, यहाँ तक कि बेकार कंटेंट भी अजीब सा आकर्षक लगने लगता है। न्यूरोसाइंटिस्ट इस क्षमता को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी दिमाग का खुद को ढाल लेने का हुनर। पुराने सरल समय में यह धीमी और सावधानी भरी सी रिवायरिंग पीढ़ियों में होती थी, लेकिन 2007 के आसपास स्मार्टफोन क्रांति मतलब रिवॉल्यूशन और सोशल मीडिया के साथ ये प्रोसेस ओवरड्राइव में चली गई। सिर्फ 1.5 दशक में हमने अपने दिमाग को लगातार नएपन का भूखा बना दिया। हमारा ध्यान टुकड़ों में बंट गया और डिफोकस हमें अब अननेचुरल, अस्वाभाविक लगने लगा। हम आज उस सिचुएशन का सामना कर रहे हैं जिसे साइंटिस्ट कहते हैं कॉग्निटिव इवोल्यूशनरी मिसमैच, क्योंकि हमारा माहौल रॉकेट की रफ्तार से बदल रहा है और हमारा दिमाग अब भी पैलियोलिथिक युग, पाषाण युग की गति से चल रहा है। हम आज भी उसी पैलियोलिथिक सीन में फंसे। और सच कहूँ, मुझे ये देखकर हैरानी होती है कि हमारा ये छोटा सा दिमाग एक साथ कितना बेवकूफ़ और कितना ज़्यादा होशियार भी है। मीम्स की दुनिया, मीम्स का कल्चर। 1960 के दशक में एक कनाडाई थ्योरिस्ट थे, मार्शल मैक्लुहान। उन्होंने एक मशहूर बात कही थी, द मीडियम इज द मैसेज। द मीडियम इज द मैसेज। माध्यम ही संदेश होता है। उनका कहना था कि समाज कैसे सोचता है, इसे असली कंटेंट से ज़्यादा कम्युनिकेशन का तरीका आकार देता है। और आज के समय में ये बात पहले से कहीं ज़्यादा सच लगती है। पहले हमारे पास रेडियो था, टीवी था, लेकिन आज का मीडिया सिनेरियो ऐसे प्लेटफॉर्म से भरा हुआ है जो छोटे छोटे ध्यान के झटकों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। वर्टिकल वीडियो फीड्स, 15 सेकंड के क्लिप्स, ट्रेंडिंग हैशटैग्स, और ये सारे प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा किस चीज़ का इनाम देते हैं? एंगेजमेंट को। और इसका मतलब है ज़्यादा नयापन, ज़्यादा चौंकाने वाला कंटेंट और तुरंत मिलने वाला इनाम। तो जो संदेश हमें मिल रहा है वो सिर्फ मज़ेदार डांस या बिल्लियों का वीडियो नहीं है। असल संदेश इससे कहीं गहरा है, और ये कि हमारा दिमाग हर समय तुरंत इनाम की उम्मीद करे। मीडियम का डिज़ाइन, एंडलेस स्क्रॉलिंग, ऑटो प्ले, इनफाइनाइट कंटेंट, ये सब हमारे सोचने के पैटर्न को धीरे धीरे कंडीशन कर रहे हैं। हमें लगता है हम खुद तय कर रहे हैं कि क्या देखें, लेकिन सच्चाई यह है कि मीडियम तय करता है कि हम कैसे सोचें और किस हद तक हम उसी के कंट्रोल में हैं। हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां अटेंशन ही करेंसी बन चुका है और हर एक स्वाइप एक माइक्रो ट्रांजैक्शन है। इस विशाल अटेंशन इकोनॉमी में समय के साथ जैसे जैसे प्लेटफॉर्म्स इस पर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, वैसे वैसे ये हमारे न्यूरल पाथ को रिवायर कर रहे हैं। नतीजा, लगातार सोच पाना, गहराई से ध्यान लगाना, ये सब और भी मुश्किल होता जा रहा है। और यही एक और अहम चीज़ थी जो मैंने कंटेंट, मीडिया और हमारे दिमाग पर रिसर्च करते हुए सीखी और जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। क्योंकि 1976 में इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट रिचर्ड डॉकिंस ने अपनी किताब द सेल्फिश जीन में एक नया विचार पेश किया था, कंसेप्ट ऑफ मीम्स। अगर हम मीम शब्द के मूल अर्थ को देखें तो इसका मतलब है कल्चर की एक यूनिट जो एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक उसी तरह फैलती है जैसे बायोलॉजिकली जीन फैलते हैं। लेकिन इंटरनेट ने मीम को एक घरेलू शब्द बना दिया है। आज मीम का मतलब है मज़ेदार तस्वीरें, जोक्स और वायरल ट्रेंड हो गया है।
जिसका जीपीटी जैसे सिस्टम लगातार एनालाइज करते रहते हैं। लेकिन ज़रा रुककर सोचिए कि मीम असल में क्या दर्शाते हैं। मीम जानकारी के बेहद छोटे पैकेट होते हैं जो रोशनी की रफ्तार से फैलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट। आज मीम अक्सर कम जानकारी वाले लेकिन इमोशनल असर में बहुत तेज होते हैं। ये दिमाग की संस्कृतियाँ, इंटेलेक्चुअल पॉपकॉर्न जो कुछ ही सेकंड में एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंच जाते हैं। और आप देखिए जेन जी और जेन अल्फा की पूरी शब्दावली अब किताबों या एक्चुअल जीवन के अनुभवों से नहीं बल्कि मीम्स और वायरल रेफरेंस से पैदा हो रही है। इसकी बड़ी टॉयलेट, ज्ञात, अहियो, फिनोम, टैक्स, रिज, आज के किशोर इस सच में इसी तरह बात कर रहे हैं। आप जानते हैं इंटरनेट पे कुछ बिल्कुल ही रैंडम गाने अचानक वायरल हो जाते हैं। मोए मोए जैसे स्लैंग्स हर जगह फैल जाते हैं। ये जो माइक्रो कल्चर घटनाएं हैं ये पल भर में फैल जाती है। ना इन्हें भूगोल रोक पाता है, ना इतिहास, ना ही गहराई। और अगर आप ध्यान से सोचें तो ये सिर्फ दर्शकों तक सीमित नहीं है। आज ब्रांड्स भी इस बदलाव के साथ खुद को ढाल रहे हैं ताकि वे ऑडियंस को ज़्यादा रिलेटेबल लगे। मुझे लगता है रिचर्ड डॉकिंस का मीम्स को सांस्कृतिक कल्चरल रेप्लिकेटर मानने का विचार डिजिटल युग ने कई गुना ताकतवर हो चुका है। आज मीम्स हमारी दुनिया को आकार दे रहे हैं। हमारे अंदरूनी जोक्स, हमारी भाषा, हमारे बोलने का तरीका, यहाँ तक कि हमारे मूल्य भी, और वो भी बिना हमें रुके हुए सोचने का मौका दिए। हाँ, ये मज़ेदार है, हाँ ये तेज है, लेकिन ये हमारे दिमाग में एक न्यूरल वायरिंग बना रहे हैं जहाँ तुरंत मिलने वाली खुशी का एक छोटा सा झटका मिलता है और फिर तुरंत अगली चीज़ की ओर भाग जाते हैं। अगर आप इसका असर नई पीढ़ी जेन जी और जेन अल्फा पर देखें तो नतीजे बहुत डरावने हैं। शिक्षक कहते हैं कि उनके छात्र एक ही लेसन पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। बच्चे ऐसे दौर में पैदा हुए हैं जहाँ आईपैड, आईफोन बचपन से ही मौजूद है और उनके न्यूरल पाथवे पहले दिन से ही इन्फाइनाइट फीड्स से आकार ले रहे हैं। स्टडीज से पता चलता है पढ़ने की गति में कमी, लंबे फॉर्मेट वाले मीडिया जैसे लॉन्ग आर्टिकल्स, डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के लिए पेशेंस की कमी और हर उस चीज़ से चिढ़ जो तुरंत स्टिमुलेट ना करे। यह सब चिंताजनक है क्योंकि जैसे जैसे हमारी न्यूरल आर्किटेक्चर बदल रही है वैसे वैसे मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रहा है। चिंता और बेचैनी बढ़ रही है और बोरियत सहने की क्षमता घटती जा रही है। बोरियत जो कभी रचनात्मक विचारों, क्रिएटिविटी के लिए जननी थी, आज उसे किसी बीमारी की तरह देखा जा रहा है। जब हम तुरंत सोशल मीडिया चेक कर सकते हैं तो बैठकर सपने क्यों देखें? जब एल्गोरिदम अभी कुछ मनोरंजक देने का वादा करता है तो किसी बात पर गहराई से सोचें क्यों? इसी स्थिति को हम ब्रेन रॉट कहते हैं, जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर भी बना। ये चेंज इस बात में दिखाता है कि हम जानकारी को कैसे प्रोसेस करते हैं। गहरी समझ बनाने के बजाय हम डेटा की सतह पर फिसलते रहते हैं। याद रखने के बजाय हम इंटरनेट पर अपनी गहराई हार्ड ड्राइव बना देते हैं। सामान्य चीज़ों से संतोष पाने वाले स्थिर डोपामिन स्तर के बजाय हम लगातार डिजिटल माइक्रो डोपामिन की तलाश में रहते हैं। लेकिन ईमानदारी से कहूँ, इसका एक दूसरा पहलू भी है। हम चाहें तो इंटरनेट को बेवजह स्क्रॉल करने के बजाय वाकई कुछ वैल्यूएबल सीखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, प्लेटफॉर्म को दोष देना आसान है, लेकिन ये भी सच है कि इंटरनेट एक बेहद शक्तिशाली इनेबलर है। इसके बिना दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनियां अस्तित्व में नहीं होती और खुद मैं अपनी काफ़ी हद तक सफलता का श्रेय इंटरनेट को देता हूँ। कॉलेज से बाहर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीखना, लोगों से जुड़ना, बिजनेस बनाना, आज इस हाइपर कॉम्पिटिटिव दुनिया में सही कंटेंट और सही संसाधन आपको सबसे अलग बना सकते हैं। कुछ ही क्लिक में आप लगभग कुछ भी सीख सकते हैं, अपनी क्षमताएं निखार सकते हैं और असली बढ़त हासिल कर सकते हैं। हाँ, इस भीड़ भरे डिजिटल संसार में रास्ता ढूंढना आसान नहीं है, इसलिए हम आपको कुछ सच में सिग्निफिकेंट चीज़ की ओर न्यूरोसाइंस, इकोनॉमिक्स और फोकस को वापस पाना
मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी यादें कैसे बनती है? असल में हमारा दिमाग दोहराए गए ध्यान के जरिए यादें बनाता है, मतलब रिपीटिशन। बिल्कुल सरल शब्दों में कहें तो जब हम गहराई से ध्यान केंद्रित करते हैं तो हिप्पोकैम्पस नई जानकारी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करता है। लेकिन जरा ये सोचिए, अगर हम कभी पर्याप्त देर तक ध्यान ही न दें तो अगर हर 30 सेकंड में हम किसी नोटिफिकेशन से खुद को बाधित करें तो दिमाग को मेमोरी बनाने का मौका ही नहीं मिलता। रिजल्ट जस्ट इन टाइम मेमोरी, जहां हम गूगल और सोशल फीड्स पर भरोसा करते हैं कि जब ज़रूरत होगी जवाब मिल जाएगा। दिमाग सच में क्या ऐसा सोचता है? जब सब कुछ एक क्लिक दूर है तो याद क्यों रखा जाए? यहाँ फिर से डोपामिन अहम भूमिका निभाता है। हर स्वाइप, हर टैप, हर क्लिक एक छोटा सा डोपामिन रिलीज करता है, बिल्कुल स्लॉट मशीन की तरह। शायद अगली बार कुछ ज़बरदस्त मिल जाए। यह नियमित इनाम, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, बेहद नशे की तरह होता है और हमें सुपरफिशियल थिंकिंग के लिए ट्रेन करता है। न्यूरोसाइंटिस्ट निकोलस कार्ड ने अपनी किताब द शैलोज में वार्निंग दी थी कि इंटरनेट न सिर्फ ये बदलता है कि हम क्या सोचते हैं, बल्कि ये भी बदलता है कि हम कैसे सोचते हैं। और आज वो चेतावनी लगभग भविष्यवाणी जैसी लगती है। ध्यान की इस इकोनॉमी में देखें जहां कंपनियां आपके हर सेकंड का मॉनिटराइजेशन कर रही हैं। इसके आर्थिक परिणाम भी हैं। जब ध्यान टिकता नहीं तो उत्पादकता गिरती है। जब दिमाग भटकने का समय नहीं पाता तो क्रिएटिविटी मरती है। और अगर आप इसके बड़े असर को देखें तो डेमोक्रेसी भी ऐसे नागरिकों पर निर्भर करती है जो जटिल मुद्दों को समझ सके, क्रिटिक सोच रख सके और अलग अलग अप्रोच पर विचार कर सके। लेकिन सवाल यह है, अगर हमें कंटेंट को छोटे छोटे टूटे हुए टुकड़ों में देखने की ट्रेनिंग मिल चुकी है तो हम ये सब करेंगे कैसे? आप जानते हैं, जैसे जैसे हम ज़्यादा आसानी से भटकने लगते हैं वैसे वैसे हम अपनी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी खोने लगते हैं। असली नोवेल्टी हमेशा डीप वर्क से निकलता है, लंबे समय तक बिना रुकावट के सोचने से। और अगर हम खामोशी या कॉम्प्लेक्सिटी को सहन ही नहीं कर पाते तो बड़ी समस्या सुलझाना हमारे लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। जब आज दुनिया में इतनी समस्याएं हैं तो उन्हें हल करने के लिए लगातार ध्यान चाहिए, न कि आधी अधूरी पड़ी हुई हेडलाइंस का तूफान। तो सवाल उठता है, अब हम क्या करें? क्या हम हमेशा के लिए बेचैन सरफेस स्क्लेरोस बनकर रह जाएं? अच्छी खबर यह है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी दोनों दिशाओं में काम करती है। जिस तरह हमने इस हाई डोपामिन दुनिया के साथ खुद को ढाला है, उसी तरह हम इसके विकल्प के साथ भी खुद को ढाल सकते हैं। हम अपने दिमाग को दोबारा ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन सच ये है, ये आसान नहीं होगा। ये वैसा ही है जैसे सालों तक सोफे पर बैठे रहने के बाद अचानक जिम जाकर मसल्स बनाना। इसके लिए जानबूझकर किया गया प्रयास। और पहला कदम, फर्स्ट स्टेप, समस्या को पहचानना, उसके प्रति जागरूक होना और उसे ठीक करने की मंशा रखना। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या अपनाया जो मेरे लिए काम कर गया। ये मान लेना कि हाँ, ये एक समस्या है जिस पर मुझे ठीक करना है। ध्यान के लिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अगर आप अपने दिमाग को रोज 15 सेकंड की रील देखने की आदत डाल दी है तो ये उम्मीद मत रखिए कि आप तुरंत 500 पन्नों की भारी किताब पढ़ लेंगे। छोटे से शुरू कीजिए, 5 मिनट की फोकस रीडिंग, फिर 10, फिर 20। धीरे धीरे आपकी मेंटल एंड्योरेंस बढ़ेगी। जैसे मांसपेशियां वैसे ही कंसंट्रेशन भी छोटी छोटी चुनौतियों से मजबूत होती है। एनवायरनमेंट डिज़ाइन, ये मेरे लिए बेहद हेल्पफुल रहा। हमारा वातावरण हमारे बिहेवियर को दिशा देता है। अगर फ़ोन हमेशा आपके डेस्क पर रहेगा तो आप उसे उठाएंगे ही, लेकिन अगर काम या पढ़ाई के समय आप फ़ोन को दूसरे कमरे में रख दें, वेबसाइट ब्लॉकर्स इस्तेमाल करें
या इनफाइनाइट कंटेंट तक पहुंचने में थोड़ी रुकावट डालें तो फोकस आसान हो जाता है। हमें क्या करना है? फोकस को आसान रास्ता बनाना है और डिस्ट्रैक्शन को मुश्किल। डोपामिन को थोड़ा रीबैलेंस करना। मैंने अपने दिन में ऐसे समय निकालने शुरू किए, कभी 30 मिनट, कभी 2 घंटे, जहाँ मैं सच में कुछ नहीं करता। ना फ़ोन, ना टीवी, ना पॉडकास्ट, ना यूट्यूब, कुछ भी नहीं। शुरुआत में ये मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप टिके रहे तो दिमाग धीरे धीरे अपना डोपामिन बेसलाइन रीसेट करने लगता है। कुछ हफ्तों बाद किताब पढ़ना या धीमी बातचीत करना फिर से अच्छा लगने लगता है। और ये कोई छंद विज्ञान नहीं है। न्यूरोसाइंटिस्ट ने पुष्टि की है कि स्टिमुलस और ओवरलोड कम करने से डीप फोकस की क्षमता वापस आती है। माइंडफुल कंजम्पशन। अगली बार जब आप कोई वीडियो देखें या लेख पढ़ें तो बाद में खुद से पूछिए, मैंने क्या सीखा? मेरी ये पहले की जानकारी से कैसे जुड़ता है? मुझे लगता है कि स्कूलों और इंस्टीट्यूशंस को भी अब इस समस्या पर गंभीरता से सोचना चाहिए। शायद स्कूलों को अटेंशन लिटरेसी सिखानी चाहिए। एम्प्लॉयर डीप वर्क को बढ़ावा दे, लगातार स्लैक या नोटिफिकेशन पिंग्स को नहीं। प्लेटफॉर्म्स को भी कहीं ना कहीं ज़्यादा ह्यूमन डिज़ाइन अपनाना चाहिए। कम इन्फाइनाइट स्क्रॉल, ज़्यादा सोचने के लिए ठहराव, और एक कंज्यूमर के रूप में हम बेहतर इंटरफेस की मांग कर सकते हैं जो हमारी मेंटल बाउंड्रीज का सम्मान करे। अगर आप यहाँ तक मेरे साथ टिके रहे हैं तो आप उन 15% लोगों में से हैं जिन्हें दिखाया कि इरादा और रुचि हो तो इनफाइनाइट नोवेल्टीज के खिंचाव का विरोध किया जा सकता है। अंत में मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। 1 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों ने जीवित रहने के लिए सेलेक्टिव अटेंशन देना सीखा था। आज शायद जीवित रहने का मतलब है दोबारा गहराई से ध्यान देना सीखना। हमें तकनीक को ठुकराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें ये ज़रूर कहना होगा कि जो चीज़ें हमें इंसान बनाती है, मतलब अटेंशन, मेमोरी, क्रिएटिविटी, वे रिजर्व किए जाने योग्य हैं। तो जब ये वीडियो ख़त्म हो तो तुरंत अगली चीज़ पर क्लिक मत कीजिए। 1 मिनट शांत बैठिए, जानकारी को सेटल होने दीजिए, खुद से पूछिए, व्हाट टच्ड और इंस्पायर्ड मी? मुझे आज क्या छू गया? कल मैं क्या अलग कर सकता हूँ? ये छोटा सा इंटेंशनल पॉज ब्रेन रॉट के खिलाफ एक कदम है। ये इनफाइनाइट स्क्रॉल आपकी न्यूरल पाथ का एक छोटा सा हिस्सा वापस लेता है। और अंत में मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप इस स्थिति से जूझ रहे हैं, अगर आपने डेलिबरेटली बदलाव किए हैं, चेंजेस किए हैं, या अगर कोई तरीका आपके लिए काम आया है, तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। मैं सच में उन्हें पढ़ना चाहूँगा और मुझे लगता है ये उन सभी लोगों के लिए भी मददगार होगा जो ये वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू।